मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। जब भी एक वेरिएबल में चेंज के कारण दूसरा वेरिएबल चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों वेरिएबल क्या है, रिलेटेड, और उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ये कोरिलेशन मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर और जीरो कोरिलेशन। व्हाट इज द जीरो कोरिलेशन? इफ बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड then it is zero correlation. Methods to find correlation. हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। हर एक मेथड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज थी, कुछ अलग क्वालिटी थी। स्कैटर डायग्राम दोनों पे एप्लीकेबल है, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, लेकिन इससे आप मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। हम केवल क्या फाइंड कर सकते हैं? नेचर, रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, केवल यही फाइंड कर सकते हैं बाय द पॉइंट्स। सेकंड मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। इसमें क्या असम्पशन ली जाती है? This method is applicable only for the linear relation. फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन X, स्टैंडर्ड डेविएशन Y। सेकंड, अगर हमें कोवेरियंस गिवन ना हो, समेशन ऑफ dx dy अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन X, स्टैंडर्ड डेविएशन Y। थर्ड, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी ना गिवन हो, समेशन ऑफ dx dy अपॉन अंडर रूट में समेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। इन तीनों ही फॉर्मूलों में आपने देखा कि मैं कहीं पर भी समेशन ऑफ dx या समेशन ऑफ dy नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? हमारे एक्चुअल मीन मेथड के। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy गिवन है, देन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको यूज करना है अज्यूम मीन मेथड। फोर्थ फॉर्मूला क्या था हमारा r का? n summation of dx dy minus summation of dx into summation of dy अपॉन अंडर रूट में n summation of dx स्क्वायर माइनस summation of dx का होल स्क्वायर, n summation of dy स्क्वायर माइनस summation of dy का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूले किसके थे? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। थर्ड फॉर्मूला हमारा था स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसकी क्या क्वालिटी थी? ये केवल एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव डेटा पे लगता दोनों पे ही है, बट जब क्वालिटेटिव डेटा होता है तो दैट इज द बेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका हमारा? r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। n क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन ऑफ डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। नॉर्मली हमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर गिवन होता है, बट अगर नहीं गिवन है तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रैंक हमें गिवन होगी, उसका डिफरेंस निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड देन सम, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। ठीक है, लास्ट, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। when we are not concerned about the magnitude but concerned about only in the increasing and decreasing of the values। जब हमें ये मतलब नहीं है कि वैल्यूज कितने से बड़ी हैं, हमें केवल ये मतलब है कि वैल्यू बड़ी हैं या कम हुई हैं, तब हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? हम काम में लेते हैं कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या था इसका? अंडर रूट में 2c माइनस एम अपॉन एम। व्हाट इज c? c यहाँ पर था हमारा पेयर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो नॉर्मल है। m क्या होता है? पेयर ऑफ डेविएशन, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। टोटल ऑब्जर्वेशन में से आप एक कम करेंगे तब आपके पास निकलेंगे पेयर ऑफ डेविएशंस। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर 2c माइनस एम पॉजिटिव है तो r क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। 2c माइनस एम नेगेटिव है, r की वैल्यू क्या लेंगे हम? नेगेटिव। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। द कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली हम बोलते हैं n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं,
यहाँ पर वो बोल रहा है पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/3, यानी कि वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 1/3। कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं एन ही लिख देती हूँ पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आपको कितने गिवन है 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमारे फॉर्मूले में पी या एन नहीं आता है, हमारे फॉर्मूले में आता है पेयर ऑफ डेविएशन। तो मैं अपना फॉर्मूला यहाँ की यूज करूंगी, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम आर का 2c माइनस एम अपॉन एम। आर कितना है हमारा 1/3। आप देखेंगे आर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने अंदर पॉजिटिव साइन यूज में लिया है, दैट मीन्स कोई साइन नहीं लगाया है। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा आर पॉजिटिव है दैट मीन्स 2c माइनस एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोथ द साइड स्क्वायर कर देती हूँ, 1/9 इज इक्वल टू 10 माइनस एम अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 9m कितना हो जाएगा, 10m इज इक्वल टू 90, सो m इज इक्वल टू 90 अपॉन, सॉरी 10m हो गया, सो m इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 9। तो क्या ये आंसर आ जाएगा 9? नहीं, ये क्या निकला है हमारा पेयर ऑफ डेविएशन। लेकिन हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक बार हो सकता है कंफ्यूजन हो, पेयर ऑफ डेविएशन, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझिएगा आप, एन यानी कि नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, एम क्या होता है पेयर ऑफ डेविएशंस जिनका आप प्लस माइनस साइन चेक करते हैं। पेयर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन यानी कि पॉजिटिव साइंस कितने आए हैं, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव साइंस कितने आए हैं। सी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। ठीक है, अगर सपोज करिए इसमें हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिए गए होते हैं, यानी कि हमें बोल दिया गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो हम पहले एम फाइंड करेंगे। मैंने आपको बोला है एम हमेशा क्या होगा, एन से एक कम होगा। 10 माइनस 1 दैट इज 9। सी हमें गिवन है कितना है 5। आर हमें निकालना है अंडर रूट में 2c यानी कि 2 × 5 माइनस 9 अपॉन 9। चेक करते हैं हम कि क्या सच में आर 1/√3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। 10 माइनस 9 यानी कि 1/9, 1/9 का आप जब रूट लेंगे तो 1/3। ठीक है, तो आप अपना आंसर खुद चेक करें एक बार रिवर्स करके, ताकि श्योर हो जाएं कि जो आपने निकाला है वो सही है। फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो m कितना निकलेगा 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4 यानी कि c कितना है 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, r निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे 2 × c माइनस m अपॉन m। 8 माइनस 9 अपॉन 9 कितना बचेगा, ये -1/9 का रूट। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास अंदर नेगेटिव साइन है, वैसे कभी भी नेगेटिव साइन का रूट नहीं निकल सकता। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो एरर दिखाएगा बिकॉज इट इज़ अ इमेजिनरी नंबर। लेकिन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो आपको आर किस में लिखना है, नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे 1/9 का सिंपली रूट निकालेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। क्लियर है। अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट, इट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। ये क्या है आपका यूनिट फ्री मेजरमेंट है। आपने चेक किया जब भी मैंने आर की वैल्यू लगाई निकाली है, कोई यूनिट पीछे नहीं लगाई है, kg, मीटर, किलोग्राम, नथिंग। इट इज सिंपली अ न्यूमेरिकल नंबर
विद नो यूनिट। याद करेंगे इसको, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आर क्या है हमारा, यूनिट फ्री मेजरमेंट है, इसमें यूनिट नहीं लगती है। सेकंड, आर लाइज बिटवीन -1 to +1 इंक्लूडिंग बोथ द लिमिट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में कि आर हमारा क्या होगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अगर हमारी आर की वैल्यू +1 है या -1 है एग्जैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। और परफेक्ट कोरिलेशन कब आता है, जब लीनियर रिलेशन हो। लीनियर रिलेशन के केस में हमें पता है कि आर की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। हम कैसे पता कर सकते हैं, या तो स्लोप से, स्लोप पॉजिटिव हुआ तो +1, स्लोप नेगेटिव हुआ तो -1। या फिर अगर इक्वेशन दे रखी है लाइन, तब भी हम पता कर सकते हैं y = a + bx में b के साइन से। अगर ये b पॉजिटिव हुआ तो भी +1, b नेगेटिव हुआ तो -1। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं लीनियर रिलेशन को पहचानने के या परफेक्ट रिलेशन को पहचानने के। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल एंड ऑल्सो नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजन, बट साइन में बी चेंज। पीछे जाते हैं एक बार। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, इफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ऑरिजन। ये प्लस माइनस से भी इफेक्टेड होते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड से भी इफेक्टेड होते थे। सेकेंड, डिस्पर्जन, रेंज, QD, MD, SD, they are only affected by due to change of scale, but they are not affected due to change of origin. ऑरिजन यानी कि प्लस माइनस करने से आंसर चेंज नहीं होता था, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आंसर चेंज हो जाता था। तीसरा, कोरिलेशन, ये दोनों से ही इफेक्टेड नहीं होता है। दैट मीन्स आप कोई नंबर प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो वही रहेगा, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या चेंज हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होता है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, R²। आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। आपसे पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या फिर एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, या फिर वेरिएंस अकाउंटेड। करना क्या है आपको, R²। आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकेंड थिंग जो आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, अनएक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, या वेरिएंस अनअकाउंटेड। करना क्या है आपको, 1 - R²। डायरेक्ट पूछा जाता है, आर की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है वेरिएंस अकाउंटेड या वेरिएंस अनअकाउंटेड। सिंपली क्या करना है, R² या 1 - R²। नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास, दैट इज प्रोबेबल एरर। व्हाट इज प्रोबेबल एरर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबल एरर। देखिए, प्रोबेबल एरर का क्या मीनिंग होता है, आर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं एग्जैक्ट आंसर है। स्टैटिस्टिक्स अपनी लिमिटेशन के साथ चलता है, खुद बोलता है कि कुछ ना कुछ एरर अराइज होंगी, और वो साथ में आपको एरर फाइंड करने के फॉर्मूले भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे प्रोबेबल। जब हम आर फाइंड कर रहे हैं तो वो बोलते हैं इसमें कुछ एरर आ सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल एरर। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबल एरर का, 0.674 या 2/3 1 - R² अपॉन √n। ठीक है, एक और एरर होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है, 1 - R² अपॉन √n। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी हमें लर्न करने हैं, और यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है हमारा, दैट इज प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू, ये 2/3 नंबर है, इसको हम लोग 2/3 भी रीड करते हैं, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। If R is more than 6 times of probable error,
देन यू कैन से ओनली कि आर सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज नॉट। क्या मीनिंग है इसका, समझेंगे। सपोज करिए आर की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबल एरर उससे ज़्यादा निकल जाती है ना। आपने आर की वैल्यू फाइंड करी, वो कम आई, लेकिन प्रोबेबल एरर ज़्यादा आ गई, तो क्या जो आर आप मानेंगे, आप एरर ज़्यादा निकाल रहे हैं एज कम्पेयर टू द रियल वैल्यू, तो क्या वो आर सिग्निफिकेंट या यूजफुल माना जाना चाहिए? नहीं। हम बोलते हैं कि व्हेन आर इज ओनली मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर देन आर कैन बी सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉट। तब आप आर को यूज में ले सकते हैं आगे कंटिन्यूशन में, अदरवाइज वो आर कोई वर्थ नहीं है, यूजलेस। प्रोबेबल एरर हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू आर, अदरवाइज जो आपका आर निकलेगा वो क्या है? यूजलेस है, सिग्निफिकेंट नहीं है। लिमिट और फाइंड करनी हो सकती है, ठीक है। लिमिट दैट मीन्स कौन सी रेंज में आपका आर क्या है? लाई करेगा। तो क्या करेंगे हम? आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, आर में क्या करेंगे? प्लस और माइनस करेंगे प्रोबेबल एरर को, तो हमारे पास लिमिट निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक नॉर्मल से एग्जाम्पल समझा रही हूँ, यू कैन एबल टू क्लियर। मान लेते हैं मैं किसी के मार्क्स पूछती हूँ क्लास में, ही टोल्ड मी कि उसके मार्क्स कितने हैं? 50, बट ही ऑल्सो टोल्ड मी कि इसमें 2 मार्क्स एरर में है, मतलब 2 मार्क्स, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि 2 मार्क्स ज़्यादा है या कम है, 2 मार्क्स की एरर भी हो सकती है। जब वो मुझे बता रहा है कि मैम मेरे मार्क्स 50 हैं, तो इसमें 2 मार्क्स की एरर हो सकती है, यानी कि 2 मार्क्स अप या डाउन हो सकते हैं। तो जब मुझे उसके मार्क्स फाइंड करने हैं, उसने बोल दिया कि 2 की एरर हो सकती है, दैट मीन्स जब मैं उसके मार्क्स रेंज में फाइंड करना चाहूँगी, तो आई कैन से उसके मार्क्स क्या होंगे? 50 प्लस माइनस 2, दैट मीन्स उसके जो मार्क्स लाई करेंगे वो लाई करेंगे 48 से 52 के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? रेंज फाइंड करते हैं ऑफ आर बाय द प्रोबेबल एरर, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रॉपर्टी के। क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी स्केल और ओरिजिन, ठीक है। क्या बोला था हमने? कि आर इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज नॉट ऑफ ओरिजिन, लेकिन साइन चेंज हो सकता है। कैसे फाइंड करेंगे आप? समझते हैं। सबसे पहले, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि एक्स में चेंज करके हम ला रहे थे वाई, बट इस बार ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई। तो उनमें जब आप चेंजेस करेंगे तो नए वेरिएबल आएंगे यू एंड वी, ठीक है। करना क्या होता है? आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ बहुत। सबसे पहले आप करेंगे इक्वेशन में u इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, वेरी गुड। u इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, x प्लस 1 दे रखी है। अगर नहीं दे रखी होती, इक्वेशन फॉर्म होती, x में कुछ चेंजेस किए उन्होंने, क्या चेंजेस किए? x में प्लस 1 कर दिया तो नया वैल्यू आई आपके पास, दैट इज u। इसी तरीके से y में कुछ चेंजेस किए उन्होंने, y में भी प्लस 2 कर दिया तो आपके पास नई वैल्यू आ गई, दैट इज v। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हम अगर x में कोई नंबर प्लस या माइनस कर रहे हैं, y में भी कोई नंबर प्लस या माइनस कर रहे हैं, आंसर वुड नॉट चेंज, बट साइन में भी चेंज, ठीक है। साइन में भी चेंज। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि जब आपने चेंजेस कर दिए x और y में, नए वेरिएबल आ गए आपके पास u और v, तो इनके बीच में बताइए क्या रिलेशन है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं? आप क्या करेंगे? x का साइन चेक करेंगे। यहाँ तक करने के बाद x का साइन पॉजिटिव, y का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू जो आंसर था x और y के बीच में प्लस का 0.6, प्लस इंटू प्लस, आंसर स्टिल इज प्लस 0.6। सबसे पहले क्या करना है आपको? इक्वेशन में u इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करनी है, v इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद x का साइन लेंगे, केवल साइन, नॉट द वैल्यू, क्योंकि केवल साइन चेंज हो रहा है। y का साइन लेंगे और आंसर में जो साइन है या जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन योर आंसर। एक और लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.6। x और y के बीच में r की वैल्यू निकाली गई पहले, और ये आ रही है 0.6। अब उन्होंने क्या किया? x में कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए उन्होंने? x में से 3 माइनस कर दिया और जो आंसर आया था उसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दिया, तो नया नंबर आया, दैट इज u। इसी तरीके से y में भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए, y में 2 माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो नए नंबर आए हैं आपके पास u और v, उसके बीच में हमसे पूछा गया है कि कोरिलेशन बताइए। क्या बोला था मैंने? कैसे करना है?
सबसे पहले आप u इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, v इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, डायरेक्टली गिवन है, वेल इनफ। अब क्या करना है, x का साइन चेक करना है, x का साइन चेक करिए कितना है, पॉजिटिव। y का साइन चेक करेंगे, साइन, ओनली साइन, और इसको आंसर से जो x और y के बीच में रिलेशन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस का 0.6 दैट इज इक्वल टू अगेन प्लस साइन है और ये ऑलरेडी प्लस है, 3 प्लस मिलके कौन सा साइन आएगा आपके पास, प्लस। 0.6 न्यूमेरिकल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, केवल क्या होगा, साइन चेंज हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेक करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं जिसमें डायरेक्टली u और v की वैल्यू हमें नहीं गिवन हो। हम कैसे करेंगे, x और y के बीच में आपको रिलेशन गिवन है 0.58। अब इन्होंने x में कुछ चेंजेस करे, क्या चेंजेस करे हमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, लेकिन हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा। u इक्वल टू 6 माइनस 5x, यानी कि उन्होंने सबसे पहले x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, या डायरेक्ट बोलती हूँ 5 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी ऑब्जर्वेशन आए उसमें उसको 6 में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास नया नंबर आ गया है u। इन द सेम वे हमने क्या करा, y में भी कुछ चेंजेस करे, ये 7b, हम y वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना आएगा, 3y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 7v, तो ये 7v था, इसको सही कर लेंगे हम, दैट इज v, तो वैल्यू की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3y माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले हमें क्या करना है, u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। v कैसे लाए होंगे हम लोग, जो हमारे पास y वाली सीरीज थी उसमें सारे ऑब्जर्वेशन को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सब में से 20 माइनस करा और फिर सबको 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नया ऑब्जर्वेशन आ गया, दैट इज v। अब हमसे पूछा गया है कि अगर x और y के बीच में रिलेशन कितना था, 0.58, तो आप u और v के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा। सिंपली आपको क्या करना है, साइन चेक करना है x और y का। चलिए x का साइन कितना है, नेगेटिव, यहाँ पर x का साइन चेक करेंगे, y का साइन कितना है, पॉजिटिव, आंसर के क्या साइन है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू प्लस, 2 प्लस है 1 माइनस है, आपका आंसर विल बी माइनस का 0.58। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपको बोलेगा कि आपने x या y, एक क्वेश्चन आपको और समझाती हूँ, स्कैनर में लेटेस्ट क्वेश्चन है, x और y सीरीज है, उनके बीच में कोरिलेशन दे रखा है आपको r, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी r दे रखा है। अब वो ये बोलता है कि अगर आपने x वाली सीरीज को भी क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y वाली सीरीज को भी आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट सपोज मैंने इस सीरीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -x, न्यू नंबर मैं उसको u मान लेती हूँ। y सीरीज को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -y, लेट इसको मैं क्या मान लेती हूँ, v। तो हमसे पूछा गया था कि u और v के बीच में रिलेशन बताइए। x और y के बीच में रिलेशन क्या दिया गया था, r। x और y सीरीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया नंबर क्या आ गया आपके पास, u एंड v। हमसे पूछा गया है u और v के बीच में रिलेशन बताइए। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, x का साइन नेगेटिव, y का साइन नेगेटिव, ओरिजिनल क्या क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी, r, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो हमारे पास इनके बीच में भी रिलेशन क्या आएगा, r ही आएगा। ठीक है, इन द सेम वे एक और बार पूछा गया था, लेट सपोज हमसे पूछा गया कि x और y के बीच में r की वैल्यू दे रखी है आपको 0.42। अब आपने क्या करा, x की जगह लिख दिया x/2। हमसे पूछा गया x/2 और y के बीच में r बताइए कितना होगा। अगर आपको डायरेक्ट लिख नहीं करता है तो आप इसको लिख सकते हैं u एंड v, यानी कि x/2 यानी कि नया ऑब्जर्वेशन आ गया लेट ये, और v की जगह तो y ही है। क्या करना है, सिंपली x का साइन चेक करना है, y का साइन चेक करना है, यानी कि x का साइन कितना है, पॉजिटिव, y का साइन क्या है, पॉजिटिव,
तो जो मेरा आंसर मल्टीप्लाई कर दूँ पॉजिटिव 0.42 से, माई आंसर विल बी अगेन 0.42। एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव साइन था, आप समझेंगे इस चीज को। दैट मीन्स अगर एक्स इंक्रीज हो रहा था तो वाई इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने क्या करा, एक्स को हाफ कर दिया। हाफ करने से भी स्टिल एक्स इंक्रीज ही हो रहा होगा। लेट सपोज करिए पहले एक्स था 10, 20, 30, ये इंक्रीजिंग नंबर्स हैं। अगर मैंने एक्स को हाफ कर दिए, हाफ कर रहे हैं 10 आएगा, तो क्या डिक्रीजिंग हो गए क्या? नहीं, दे आर स्टिल इंक्रीजिंग। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पहले था पॉजिटिव, तो अभी भी कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पहले क्या था? पॉजिटिव। मैंने एक्स को डिवाइड कर दिया 2 से, लेट सपोज मैंने वाई को भी डिवाइड कर दिया होता 2 से। दोबारा लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे रखा है, लेट सपोज हमें 0.50। हमने क्या करा, एक्स को डिवाइड कर दिया 5 से, वाई को डिवाइड कर दिया हमने 6 से। तो क्या पहले ये इंक्रीजिंग हो रहे थे तो क्या अभी रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे? नहीं, स्टिल अगर ये पहले इंक्रीज हो रहे थे तो अभी भी इंक्रीज होंगे। वाई अगर पहले इंक्रीज हो रहा था तो अभी भी इंक्रीज होगा, बट थोड़ा रेशो कम हो जाएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो साइन चेंज नहीं हो सकता। अगर पहले आर पॉजिटिव था तो अभी भी आर कितना होगा? पॉजिटिव। डायरेक्ट नहीं चेक करते, डायरा बेटर है कि हम ऐसे चेक करेंगे, लेट दैट इज इक्वल टू यू, दैट इज इक्वल टू वी। अब हम चेक करेंगे कि x को हमने गलती से माइनस नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, क्योंकि अगर आप x को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो चीज़ बढ़ती हुई है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, डिक्रीजिंग में। इसीलिए फिर आंसर में क्या हो जाता है? माइनस साइन लग जाता है। हम क्या चेक कर रहे हैं? x का साइन पॉजिटिव है, y का साइन पॉजिटिव, यानी कि अगर ये पहले इंक्रीज हो रहे थे तो अभी भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो r की वैल्यू कितनी रहेगी? जो पहले थी 0.5। अब आप सोचेंगे कि मैम 5 से और 6 से डिवाइड तो कर रहे हैं, आंसर चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, प्लस या माइनस करने से आंसर चेंज होता ही नहीं है, केवल साइन चेंज होता है। दैट्स वाई वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द साइन। मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करना है क्योंकि आर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो आपके 50 ऑप्शंस तो वैसे हट जाते हैं, 2 ऑप्शंस। जब आप देखेंगे क्वेश्चन में एक्स और वाई के बीच में आर की वैल्यू कितनी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप एक्स और वाई के बीच में आर की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है? 0.58 है, तो इसका मतलब 0.58 ही आएगा आंसर, या माइनस 0.58 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। अब क्या करना है? फाइनली आपको साइन चेक करना है कि प्लस का 0.58 आएगा या माइनस का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ट। If the relation between x and u and the correlation coefficient between x and y, जब x और y के बीच में coefficient of correlation निकाला गया, कितना आया? ये माइनस का 0.6। ठीक है, ये आया माइनस का 0.6। अब आपने क्या करा? x में कुछ चेंजेस किए हैं, चेक करते हैं क्या चेंजेस किए हैं। डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो हम u की वैल्यू फाइंड करके समझेंगे। तो u कैसे आएगा? माइनस का 3x माइनस का 7। तो आपने x में क्या चेंजेस किए? आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, और फिर सारे ऑब्जर्वेशन में से 7 माइनस कर दिया, तो आपके पास एक नया नंबर आ गया u। y में आपने कोई चेंजेस नहीं किए, y तो एज इट इज था सेम। तो अब हमसे पूछा गया, लेट y को सेम था तो v ले लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है u और v के बीच में रिलेशन बताइए। ठीक है, क्या करेंगे? साइन चेक करेंगे। हमने x पहले पॉजिटिव था लेकिन -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया उसका। साइन क्या है x का? नेगेटिव। वाइन का साइन क्या है? पॉजिटिव। आंसर का साइन क्या है? नेगेटिव। 2 नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, आंसर वुड बी 0.6 प्लस में। क्लियर है कैसे करते हैं? या तो वो आपको बोलेगा कि x में और y में कुछ नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई किए गए, u आपको और v आपको देगा नहीं डायरेक्टली, तो आप खुद ड्रॉ करेंगे u और v में इक्वेशन। और अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में दिए जाता है इनके क्वेश्चन, फर्स्ट आपको क्या करना है? u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, x का और y का साइन चेक करना है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है हमारा। हमें r दे रखा है और हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन
आर दे रखा है तो पहले तो हम लोग निकालेंगे आर स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर 0.36, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 0.36 0.64 coefficient of non-determination. If r is equal to 0.3 and n is equal to 10, find the probable error. हमें क्या फाइंड करनी है, probable error. पॉइंट 674 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में n। सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर दैट मीन्स 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10। न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे 0.3 का स्क्वायर माइनस 1 0.91 मल्टीप्लाइड बाय 0.6745 वैल्यू आएगी ऊपर तो आपके पास 0.6137 अप्रोक्स। 10 का रूट लेंगे 3.16 डिवाइड करेंगे 0.6137 डिवाइडेड बाय 3.1622 0.194 दैट इज द प्रोबेबल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्या दे रखा है हमें, आर दे रखा है, एन दे रखा है। अगेन हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबल एरर। फॉर्मूला लगाएंगे हम प्रोबेबल एरर का 0.674 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। 2/3 भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, बिकॉज इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 2/3। एग्जैक्ट नहीं होता, 2/3 0.66 होता है। कई बार यहाँ पर 2/3 भी लिखा होता है या 0.6745। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में आंसर चेंज होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.75 का होल स्क्वायर अपॉन रूट एन यानी कि रूट 5। सॉल्व करेंगे इसको, 5 का रूट 2.22 2.2360। ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे 0.75 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6745 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स, सॉरी दोबारा करते हैं। 0.75 का होल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6745 डिवाइडेड बाय 2.2360 0.131 that is probable error. If the coefficient of correlation between two variable is 0.7 then the percentage of variation unaccounted पूछा है, वेरिएंस अनअकाउंटेड यानी कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन परसेंटेज में पूछा है, दैट्स वाई आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले तो हम लिखते हैं हमें क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन और यू कैन ऑल्सो से वेरिएंस अनअकाउंटेड 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49 माइनस करेंगे तो 0.51 परसेंटेज में पूछा है, दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 51%। 0.51 इज दैट इज इक्वल टू 51%। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7 अकाउंटेड। यहाँ क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस अकाउंटेड। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर 0.49। अगेन परसेंटेज में पूछा है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 49%। क्लियर है। तो ये हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिग्रेशन।